ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के अंदर हमारा एक आखिरी टॉपिक बचता है रेप का, जो हमारा सेक्शन 375 और सेक्शन 376 के अंदर कवर होता है। अभी टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हम इस टॉपिक को 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम रेप के टॉपिक को समझेंगे। डेफिनेशन के अंदर मतलब क्या लिखा हुआ है कि रेप का जो चार्ज लगाया जाता है तो वो कब कब सर्कमस्टांसेस के अंदर लगाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 375 के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर हमारा एक चैप्टर नंबर 16 आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का, जो हमारा सेक्शन 299 से 377 तक कवर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्शन 375 का, जो रेप के चार्ज के बारे में डिफाइन करता है कि रेप का चार्ज अगर कोई पर्सन पे लगता है तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे सामने आते हैं जब रेप का चार्ज लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात सेक्शन 375 हमें बताता क्या है कि अगर कोई भी इफ शी हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होता है तो उसे हम रेप बोलते हैं। अब इसके अंदर 2 बातें आएंगी, या तो लॉफुल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तब वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर अनलॉफुल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स उस लड़की के साथ हुआ होता है तो वो रेप का कैटेगरी के अंदर सेक्शन 375 के अंदर डाला जाता है। अब वो रेप की जो चार्ज लगाया जा रहा है तो वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस आएंगी जो प्रूव करेंगे कि ये सर्कमस्टांसेस अनलॉफुल थी। ऐसे हमारे को 7 बातें बता रखी है हमारे आईपीसी के बेयर एक्ट के अंदर। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि अगर अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इच्छा के बगैर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उस लड़की के साथ हुआ होता है तो तब रेप का चार्ज लगाया जाएगा उस बंदे के खिलाफ। दूसरी बात, सेकंड थिंग, विदाउट हर कंसेंट, अगर कोई लड़की की कंसेंट के बगैर, सहमति के बगैर, मंजूरी के बगैर अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई लड़का करता है या कोई मैन करता है तब उस मैन के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स का चार्ज, रेप का चार्ज लगाया जाएगा सेक्शन 375 के अंदर। तीसरी बात, विद हर कंसेंट, लड़की की सहमति ली है, लड़की की सहमति मतलब उस लड़की की मंजूरी, कंसेंट के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो भी रेप का चार्ज लगाया जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लड़की की अगर कंसेंट ली है तब कैसे हम रेप का चार्ज लगा देंगे। वो ऐसे आएगा कि कंसेंट जो ली गई है, कंसेंट ऑब्टेन बाय पुटिंग इन हर फियर, अगर किसी लड़की की हमने सहमति ली है, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की की सहमति ले ली है, कंसेंट ले ली है, मंजूरी ले ली है, लेकिन उस लड़की को डर पहुंचाकर, डर भी कैसा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, या कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल, इतना सीरियस ऑफेंस करने के लिए उस लड़की को डर पहुंचाया जाता है कि अगर तूने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, या कोई भी अदर रीजंस के साथ, तब उस लड़की की कंसेंट ले गई है तब भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। लड़की की सहमति ली है उस लड़के ने लेकिन गलत तरीके से ली है, उसको डर पहुंचाकर ली है, तो भी रेप की चार्ज उस लड़की के ऊपर लगाया जाएगा सेक्शन 375 के अंदर। अब इसके अंदर जो 4th पॉइंट आता है विद हर कंसेंट, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं उस लड़की की सहमति ली है, अब दूसरी सिचुएशन में भी लड़की की सहमति ली है, लेकिन कैसे ली है उस लड़के ने, मेक्स गर्ल बिलीव्स दैट शी इज लॉफुली मैरिड विद हिम, किसी एक लड़के ने एक लड़की को ऐसा विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि हमारी शादी आपस में हो चुकी है, मैं तेरा हस्बैंड हूं, हमारी शादी पहले कभी हुई थी तुझे भी याद नहीं होगा। तो जब वो लड़का जो है उस लड़की को ऐसा भरोसा दिला के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, इस केस के अंदर उस लड़के के अगेंस्ट सेक्शन 375 रेप का चार्ज लगाया जाएगा। अब इसके अंदर एक बात आती है, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर यह बात आती है कि अगर हम सेक्शन 493 पढ़ेंगे मॉक मैरिज का, जो हमारे को आईपीसी के अंदर डिफाइन करा हुआ है, उसके अंदर भी यही बात लिखी है कि अगर कोई भी ऐसी शादी शो करी जाती है, एक लड़के ने लड़की को भरोसा दिला के कि हमारी आपस में शादी पहले ही हो चुकी थी, और वो लड़का फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स उस लड़की के साथ करता है और बाद में पता चलता है कि लड़का तो झूठा था, लड़के ने झूठा गलत तरीके से उस लड़की को फंसाया था और ये बोला था कि हमारी शादी पहले हो चुकी थी, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे केस के अंदर भी उस लड़के के खिलाफ 10 साल तक की सजा आईपीसी के अंदर मेंशन करी हुई है 493 में। अब ये जो 4th पॉइंट है, अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, सहमति उसकी ली है, लेकिन ये वाली सिचुएशन के साथ में कि लड़के ने भरोसा दिलाया कि हमारी शादी पहले हो चुकी है, तो लड़की के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो 493 का चार्ज लगाएगी उस लड़के के ऊपर, या फिर सेक्शन 375 रेप का चार्ज लगाएगी उस एक्यूज यानी कि उस लड़के के अगेंस्ट। लड़का दोनों केस के अंदर लायबल माना जाएगा। अब आ रहा है 5th पॉइंट, विद हर कंसेंट, इसमें भी लड़की की सहमति है, लेकिन कैसे, when girl is not in her stable mind,
एनी पर्सन गिवन हिम एनी सब्सटेंस, जिसकी वजह से उस लड़की का जो स्टेबिलिटी है माइंड की, वो उस टाइम पे अनकॉन्शियस हो जाती है लड़की, या फिर उसका जो माइंड स्टेबल होना चाहिए उस टाइम पे उसका माइंड स्टेबल नहीं था। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन पार्टी के अंदर कुछ मिलाकर कोई लड़का जो है किसी लड़की को कुछ ड्रिंक दे देता है और लड़की जब वो ड्रिंक पीती है तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है, ऐसे केस के अंदर लड़का उस लड़की की कंसेंट लेकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे केस के अंदर भी वो लड़का जो है सेक्शन 375 रेप के चार्ज के अंदर लायबल माना जाएगा। ये हम 5 सिचुएशंस पढ़ चुके हैं। अब जो बात आती है 6th पॉइंट, विद और विदाउट कंसेंट अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर लड़की की कंसेंट है भी या लड़की की कंसेंट नहीं भी है, लेकिन लड़की की एज 18 साल से कम होती है, ऐसे केस के अंदर भी रेप का चार्ज माना जाता है। जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, लड़की की एज जो 18 साल से कम है और लड़का जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है लड़की के साथ में, भले ही लड़की राजी भी है, और जब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब भी रेप का चार्ज माना जाएगा, रेप का ऑफेंस माना जाएगा। लड़का ऐसे केस के अंदर रेप के चार्ज के अंदर लायबल माना जाएगा। और लड़की की अगर कंसेंट नहीं है तो ऑब्वियस है, जब तो हमारा बहुत सारे हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर से हम उसका रेप का चार्ज लगा सकते हैं। अब बात आती है आखिरी 7th पॉइंट की, when she is unable to communicate। जैसे अगर कोई भी लड़की जो है बोलने लायक नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर कोई भी अदर रीजन से उसको जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है कि मेरी कंसेंट नहीं थी या थी, ऐसे केस के अंदर कोई भी लड़का उस लड़की का ऐसा फायदा उठाकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे केस के अंदर भी उस लड़के के अगेंस्ट सेक्शन 375 का क्लॉज नंबर जो हमारा 7th की कैटेगरी में है, उसमें उस लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगाया जा सकता है। तो ये जो 7 सिचुएशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेप की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। अगर कोई भी रेप का चार्ज लगता है तो इन 7 सिचुएशंस के अंदर ही वो कैटेगराइज करा जाएगा और कोर्ट उस लड़के को लायबल करेगा रेप के चार्ज के लिए इन 7 पॉइंट्स को कंसीडर कर। अब इसके अंदर एक बात आती है एक्सेप्शन नंबर 2। अब सेक्शन 375 जब पढ़ेंगे उसके अंदर एक्सेप्शन नंबर 2 लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कॉमन लाइफ के अंदर एग्जांपल्स देखकर समझ सकते हैं कि ये रेप का ऑफेंस है या नहीं है। सबसे पहली बात, हस्बैंड जो अगर कमिट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ एंड वाइफ इज बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, इट अमाउंट्स टू रेप। जैसे कि अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ है, वो उनकी शादी लीगली तौर पे उनकी शादी है, लेकिन लड़की की उम्र क्या है 15 साल से कम है, और जब हस्बैंड जो है लड़की के साथ उस अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उस विदाउट हर कंसेंट, लड़की यानी कि वाइफ की उसकी सहमति नहीं है, वाइफ नहीं चाहती है कि मेरा हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, और फिर भी हस्बैंड जो है जोर जबरदस्ती करके अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे केस के अंदर लड़की जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रेप का चार्ज लगा सकती है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, लड़की की उम्र जो है 15 साल से कम होनी चाहिए, जब भी रेप का ऑफेंस माना जाएगा। अब इसके अंदर एक और बात लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हस्बैंड कमिट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ एंड वाइफ इज अबव द 18 इयर्स, इट नॉट अमाउंट्स टू रेप, इट अमाउंट्स टू फिजिकल क्रुएल्टी या फिर मेंटल क्रुएल्टी। अब इसका मतलब यह है कि अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ है, वाइफ की एज भी लीगली तौर पे 18 साल से ऊपर है, दोनों लॉफुल तरीके से लीगली मैरिड हैं, और अगर हस्बैंड ऐसे केस के अंदर अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और लड़की की सहमति नहीं है, लड़की नहीं चाहती है कि हस्बैंड मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो ऐसे केस के अंदर हस्बैंड अगर फिर भी कर रहा है और लड़की की उम्र जो है 18 साल से ऊपर है, तो अब रेप का चार्ज तो लग नहीं सकता, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो है लॉफुल तरीके से मैरिड है, ना इनकी एज कम है, तो अब लड़की की एज ज्यादा है, तो लड़की की एज लॉफुल तरीके से बिल्कुल सही है, तो ऐसे केस के अंदर रेप का चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगा सकती है लड़की अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। लेकिन फिर वो क्या करेगी, ऐसे केस के अंदर वो डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है, या फिर मेंटल क्रुएल्टी या फिजिकल क्रुएल्टी का चार्ज अपने हस्बैंड के अगेंस्ट लगा सकती है। या तो मेंटल क्रुएल्टी का लगाएगी या फिजिकल क्रुएल्टी का लगाएगी, या फिर दोनों का चार्ज लगाएगी कि हस्बैंड मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मेरी कंसेंट के बगैर, मेरे को इसी वजह से मेंटल क्रुएल्टी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। ऐसे केस के अंदर लड़की इस सेक्शन के अंदर इस सिचुएशन में डाल सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट चार्ज, लेकिन रेप का चार्ज नहीं लग सकता। अब जो हमारी फाइनल बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस के फैक्ट्स थे कि 2 कांस्टेबल थे, वो एक लड़की को जेल के अंदर लाते हैं और वो दोनों कांस्टेबल उस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं।
तो आप सीधा ये फैक्ट्स को समझकर एकदम समझ गए ये तो रेप का चार्ज है, कांस्टेबल के अगेंस्ट रेप का चार्ज लगना चाहिए सेक्शन 375 के अंदर, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस के अंदर आ रहा है। बिना उसके लड़की के अगेंस्ट विल जाके उन दोनों कांस्टेबल्स ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया, लड़की की कंसेंट थी नहीं, फिर भी कांस्टेबल्स ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया, तो ऐसे केस के अंदर उन दोनों कांस्टेबल के ऊपर रेप का ऑफेंस लगना चाहिए था। लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कांस्टेबल को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, एक्विटल कर दिया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1979 से पहले ये बोला जाता था कि अगर कोई भी कंप्लेंट करता है रेप के चार्ज के लिए, जैसे कि लड़की ने रेप का चार्ज लगाया था कांस्टेबल के अगेंस्ट, तो ऐसे केस के अंदर 1979 से बोला जाता था कि अगर कोई भी कंप्लेंट कर रहा है रेप का चार्ज लगाने के लिए, तो उस लड़की के ऊपर, उस कंप्लेंट करने वाले कंप्लेनेंट के ऊपर लाइबिलिटी बनती है कि भाई वो प्रूव करें कि तुम्हारे पे रेप का चार्ज तुम लगा रहे हो, तो तुम अपने फैक्ट्स को प्रूव करो कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर तुम प्रूव करो। तो लड़की इस केस के अंदर प्रूव नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन दोनों कांस्टेबल्स को जो है एक्यूटल बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट करी थी सेक्शन 375 के अंदर कि अगर कोई भी बंदे के ऊपर रेप का चार्ज लगाया गया होता है, तो उस बंदे एक्यूज जो पर्सन होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भाई अब तू प्रूव कर कि तेरे पे रेप का चार्ज लगाया गया है, कि तूने रेप किया, अगर नहीं किया है, अगर तू अपने डिफेंस में ये बात बोल रहा है तो तू प्रूव कर। तो ऐसे केस के अंदर अगर जैसे कि कोई लड़की और एक लड़का जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, अब लड़की की इसमें कंसेंट नहीं है, तो लड़की के ऊपर रेप का चार्ज लगना चाहिए। तो लड़की जो है अगर किसी लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगाती है, तो ऐसे केस के अंदर इस केस लॉ की मदद से लड़के के ऊपर अब जिम्मेदारी आएगी कि वो अपने डिफेंस के अंदर प्रूव करे कि मैंने जो है रेप नहीं किया है। लड़की जो है रेप का चार्ज लगा के अपना फ्री माइंड हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केस फाइल करने की पूरी हो जाएगी। अब ट्रायल के अंदर लड़के की जिम्मेदारी होगी अब वो प्रूव करे कि मैंने रेप नहीं किया है, लड़की को सिर्फ चार्ज लगाना है। अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होता है, तो ऐसे केस के अंदर लड़के की जिम्मेदारी होती है कि भाई अब तू प्रूव करेगा कि तेरे ऊपर रेप का चार्ज ना लगाया जाए, मतलब अपने डिफेंस में तुम्हारे को प्रूव करना होगा। तो इस केस लॉ की मदद से बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लाई करता है एक्यूज के ऊपर। कब से? इस केस लॉ की मदद से बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज के ऊपर लाई कर रहा है, वो डिफाइन हमारे को कहां पर करा हुआ है? सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 375 जो रेप की डेफिनेशन है, एग्जैक्ट मीनिंग के अंदर आपको समझ में आई होगी कि अगर कोई भी रेप का चार्ज लगाया जाता है तो वो कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। ये सारी की सारी सिचुएशंस है, 7 सिचुएशंस है। एक एक्सप्लेनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैमिली मैटर्स के अंदर आती है, और एक ये केस लॉ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है लाई करता है किसके ऊपर? एक्यूज के ऊपर। पहले 1979 से पहले जो कंप्लेनेंट होता था, जो कंप्लेंट लेकर आता था कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसके ऊपर कोर्ट बोलता था कि भाई तुम प्रूव करो, तुम्हारे साथ रेप हुआ है तो तुम प्रूव करो। लेकिन इस केस लॉ के बाद में बोल दिया गया था कि अब जो एक्यूज है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, कि भाई अब तेरी जिम्मेदारी है कि तूने रेप किया है या नहीं किया है, वो तू प्रूव कर। जो कंप्लेनेंट है उसने तेरे पे चार्ज लगा दिया गया है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा लाई करेगा एक्यूज के ऊपर। ये बात को आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहां पे डिफाइन करा हुआ है? एक्यूज के ऊपर, सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंस मतलब आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप मेरे वीडियो को ये वाली लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या प्रीवियस कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।